हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में आरएनए की बात की। आरएनए मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वो आरएनए होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं, और जो नॉन जेनेटिक आरएनए हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उनका काम डीएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम तक कैरी करना होता है। और जो ट्रांसफर आरएनए है उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो साइटोप्लाज्म के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं उनको साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक ट्रांसफर करना होता है। इसके बाद जो तीसरा आरएनए है राइबोसोमल आरएनए, उसका काम राइबोसोम की फॉर्मेशन करना होता है। राइबोसोमल आरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। अब इन तीनों की जो फॉर्मेशन है वो एक ही फिनोमेनन कहें हम ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होगी, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो। तीनों की जो फॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होती है। पर इनकी जो फॉर्मेशन है वो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से होती है। प्रोकैरियोट्स में इन वन जीन वन एंजाइम की जो मेथड है वो काम आती है, यानी प्रोकैरियोट्स में इन तीनों एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए एक ही एंजाइम चाहिए होता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। और जो यूकेरियोट्स है उनमें तीनों जो आरएनए हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, उनकी फॉर्मेशन के लिए तीन एंजाइम चाहिए होते हैं। सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम चाहिए होता है। उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है उसकी फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम चाहिए होता है। और तीसरा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम चाहिए होता है। पिछली वीडियो में हमने मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर और उसके कार्य को डिटेल में पढ़ा है, और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को दो अलग नामों से एडेप्टर आरएनए और सोल्यूबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। टीआरएनए मोस्टली तीन कॉन्फ़िगरेशन या तीन विन्यास के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन। जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे छोटा रूप होता है, उसमें 75 से 95 तक जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उसमें जो एडेनिन अपॉन यूरेसिल और गुआनिन अपॉन साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। इसमें कुछ जो अपसामान्य क्षार हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे स्यूडो यूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन और इनोसिन जैसे कुछ अपसामान्य क्षार भी पाए जाते हैं। तो जो इसका फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो 4s होता है। इसके अलावा इसमें जो टीआरएनए का 5 एंड होता है उस पर गुआनिन, और जो 3 एंड होता है उस पर साइटोसिन और एडेनिन की सीक्वेंस पाई जाती है। अब इस जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर हमने बात की कि जो एडेनिन अपॉन यूरेसिल और गुआनिन अपॉन साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो स्थिर होता है। एडेनिन और यूरेसिल और गुआनिन और साइटोसिन की जो मात्रा है वो बराबर होती है। इसके कारण इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर के अंदर आपस में बॉन्डिंग होती है, और होता तो ये सिंगल स्ट्रैंड ही है।
आपस में बॉन्डिंग कर कर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, जो है क्लोवर लीफ मॉडल का। टीआरएनए का सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है क्लोवर लीफ मॉडल। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की क्लोवर लीफ मॉडल का है। अब इसमें जो टीआरएनए होता है उसकी 5 भुजाएं होती हैं। अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म, T5C आर्म, एंटीकोडोन आर्म, डाईहाइड्रोयूरिडीन आर्म और एक एक्स्ट्रा आर्म। ये आर्म इसमें एक्स्ट्रा होती है। अब इनमें जो बॉन्डिंग होती है उसमें जो ये अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म होती है, इसके 5 एंड पे नाइट्रोजन बेस है, वो ग्वानिन होता है, और जो 3 एंड है इसका, उसके ऊपर साइटोसिन और एडेनिन की सीक्वेंस पाई जाती है। ये जो ग्वानिन है 5 एंड पर, ये साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इसके अलावा इसमें 6 बॉन्ड और पाए जाते हैं। कुल मिला के जो अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म है उसमें 7 बॉन्डिंग होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके बाद जो सेकंड आर्म होती है इसका ना, इससे पहले जो अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म है इसका नाम इसके काम पर ही आधारित है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जब टीआरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो इसके अमीनो एसिड जो अटैचमेंट आर्म होती है इसके ऊपर ही जुड़ते हैं। अब जो दूसरी भुजा है T5C आर्म। अब आप देखिए, ये T5C आर्म, एंटीकोडोन आर्म और डाईहाइड्रोयूरिडीन आर्म, ये तीनों अंत के अंदर एक लूप बनाते हैं। जबकि ये भुजा ऊपर से ओपन होती है, तो इन लूप को हम A, B और C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो T5C आर्म है, इसका नाम T5C इसलिए है क्योंकि इसमें एक अपसामान्य चार्ज स्यूडोयूरिडीन पाया जाता है, जिसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं स्यूडोयूरिडीन। इस जो भुजा है, इस आर्म का काम राइबोसोम की रिकॉग्निशन होता है कि राइबोसोम की किस साइट पर टीआरएनए को अटैच होना है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसमें 5 बॉन्ड पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद तीसरी भुजा एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म के ऊपर एंटीकोड पाए जाते हैं। जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा न्यूक्लियस में बना है वो साइटोप्लाज्म में आएगा राइबोसोम पर, और राइबोसोम पर जब आएगा तब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो अमीनो एसिड लेके जब टीआरएनए आता है, तब जब वो एमआरएनए से जुड़ता है तो एमआरएनए पर जो कोड होते हैं उसके एंटीकोड इस टीआरएनए की जो एंटीकोडोन आर्म है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो एमआरएनए है उसके ऊपर कोडिंग की सीक्वेंस ये है, एक कोडोन की सीक्वेंस ये है AGU, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल। तो जो एंटीकोड है वो इस प्रकार होंगे, यूरेसिल, साइटोसिन और एडेनिन। तो जो एंटीकोडोन आर्म है उसके ऊपर एमआरएनए की जो कोड होते हैं उसके एंटीकोड पाए जाते हैं एंटीकोडोन आर्म के ऊपर। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसमें 5 बॉन्ड पाए जाते हैं, 1, 2, 3,
4 और ये एक यहाँ पर 5। इसके बाद जो चौथी भुजा है डाईहाइड्रो यूरिडिनॉल, इसका नाम डाईहाइड्रो यूरिडिन इसलिए है क्योंकि इसमें एक अपसामान्य सार डाईहाइड्रो यूरिडिन पाया जाता है और ये भी एक लूप बनाती है अपने अंत के अंदर। इसका काम अमीनो एसिड ग्रुप की रिकॉग्निशन का होता है। इसके अंदर 3 या 4 बॉन्ड पाए जाते हैं, 1 2 3। इसमें मैंने 4 बॉन्ड को प्रेजेंट किया है। अब जो ये चारों भुजाएं होती हैं, अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म, एंटीकोडोन आर्म, डाईहाइड्रोयूरिडिन आर्म, अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म, T5C आर्म, एंटीकोडोन आर्म और डाईहाइड्रोयूरिडिन आर्म। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड की नंबर होती है वो कांस्टेंट होती है। इसमें हम अगर काउंटिंग करें तो न्यूक्लियोटाइड की काउंटिंग इस तरह से होगी। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इधर काउंटिंग होती है 1 2 3 4। मान लीजिए इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से काउंटिंग होगी, फिर यहाँ से, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में और यहाँ से आते आते यहाँ तक आएगी। मान लीजिए यहाँ तक जो एंटीकोडोन भुजा है उसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसकी नंबरिंग 46 है। तो जो एक्स्ट्रा आर्म होगी उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनकी काउंटिंग ऐसे नहीं होगी कि 46 के बाद जो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं उसे 47 नंबर दिए, बाद में 48। इनमें तो नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट नंबर आता है। और जो एक्स्ट्रा आर्म होती है उसमें ये 47 48 ये नेक्स्ट नंबर ना आकर ऐसे काउंटिंग होगी 46.1 46.2। इसमें मान लीजिए 15 न्यूक्लियोटाइड है एक्स्ट्रा आर्म में, तो इसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा वो 46.15 होगा। पॉइंटिंग में काउंटिंग होती है इसकी। और इसमें प्रेजेंट अब जो ये एक्स्ट्रा आर्म है इसकी लंबाई के आधार पर टीआरएनए को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जिस टीआरएनए के अंदर जो एक्स्ट्रा आर्म है उसकी लंबाई छोटी होगी उसको कहेंगे क्लास फर्स्ट टीआरएनए, और जिस आर्म के अंदर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसे कहेंगे क्लास सेकंड टीआरएनए। तो जो ये क्लास फर्स्ट टीआरएनए है, जिस टीआरएनए के अंदर जो एक्स्ट्रा आर्म है उसकी लंबाई छोटी होती है, वो लगभग 75% स्पीशीज में पाया जाता है और जो ये है वो 25% ही पाया जाता है। क्लास सेकंड टीआरएनए होता है वो 25% पाया जाता है और जो क्लास फर्स्ट टीआरएनए होता है वो 75% पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन की। अब हमने जो पढ़ा है प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली। जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्षारों की संख्या कम होती है
और जो एडेनिन और यूरेसिल है और ग्वानिन और साइटोसिन है उनकी संख्या बराबर होती है, और इसके कारण वो आपस में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग करके सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में हमने बात की क्लोवर लीफ मॉडल की, जिसमें 5 भुजाएं पाई जाती हैं: अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म, टी साई सी आर्म, एंटीकोडोन आर्म, डाईहाइड्रोयूरिडिन आर्म और एक्स्ट्रा आर्म। जो अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म है उसके ऊपर अमीनो एसिड का अटैचमेंट होता है। इसमें जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड के नंबर होते हैं वो 7 पाए जाते हैं। टी साई सी आर्म का काम राइबोसोम रिकॉग्निशन होता है, इसमें 5 बॉन्ड पाए जाते हैं। एंटीकोडोन आर्म के ऊपर mRNA के एंटीकोड पाए जाते हैं, इसके अंदर भी 5 बॉन्ड होते हैं। जो डाईहाइड्रोयूरिडिन आर्म है इसके अंदर 4 बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर डाईहाइड्रोयूरिडिन नाम का असामान्य क्षार पाया जाता है। और फिर इनके जो एक्स्ट्रा आर्म है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की काउंटिंग होती है वो पॉइंटिंग के अंदर होती है, जिसके अंदर इस एक्स्ट्रा आर्म की लंबाई कम होती है उसको क्लास फर्स्ट टीआरएनए कहेंगे। जिसमें इसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसको क्लास सेकंड टीआरएनए कहेंगे। जो मोस्टली 75% टीआरएनए होते हैं वो टीआरएनए में जो ये एक्स्ट्रा आर्म होती है उसकी लंबाई कम होती है, तो 75% क्लास फर्स्ट टीआरएनए पाए जाते हैं, और जो क्लास सेकंड टीआरएनए होते हैं वो महज 25% ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम अब बात करेंगे टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन होता है, तृतीयक विनाश होता है टीआरएनए का, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, बस इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आता है। अब जो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले एच किम ने की थी एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक टीआरएनए पढ़ा था, एक रफ स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म थी, ये टी साई सी आर्म, ये एंटीकोड आर्म और ये DHU डाईहाइड्रोयूरिडिन। तो ये जो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड के विन्यास में कोई चेंज नहीं होता है, बस ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इसमें ये जो DHU लूप है वो यहाँ से 90 डिग्री मूव होकर यहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पे DHU 90 डिग्री मूव होकर यहाँ पर आ गया। और जो एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन आर्म, उसकी जो पोजीशन है वो उसकी स्थिति पे ही रहेगी, एंटीकोडोन नीचे ही रहेगा। और जो ये टी साई सी आर्म है ये मूव होकर इस जो इसके ऊपर आ जाता है, ये देखिए टी साई सी आर्म ये इस साइड में होता है, पर ये मूव होकर DHU के ऊपर आ जाता है। तो इसमें जो टीआरएनए का कॉन्फ़िगरेशन है वो एल शेप हो जाता है, ये एल शेप है, उल्टा एल। इसके अंदर T5C 90 डिग्री मूव होकर DHU 90 डिग्री मूव होकर ऊपर की तरफ आ जाती है। जो T5C है वो मूव होकर DHU के ऊपर आ जाता है। ये एक्स्ट्रा आर्म है, 5 भुजाएं होती हैं इसमें: एमिनो एसिड अटैचमेंट आर्म, T5C आर्म, DHU आर्म, एंटीकोडोन आर्म और ये एक्स्ट्रा। तो आज हमने टीआरएनए के बारे में पढ़ा।
जो tRNA होता है वो 3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन। जो टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी खोज एसएच किम ने की थी और ये एल शेप के अंदर होता है। जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में होता है। उसके अंदर 5 भुजाएं पाई जाती हैं, अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म, टी साइज सी आर्म, एंटीकोडोन आर्म, डीएचयू और एक एक्स्ट्रा आर्म। जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे छोटा होता है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेज है उसकी जो संख्या है एमिनो एडेनिन और यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोसिन, उनकी जो संख्या है वो बराबर होती है, जिसके कारण उसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सेकेंडरी और उस सब प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है। अब टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल तो होता है, पर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए सूटेबल होता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, जो ये क्लोवर लीफ मॉडल वाला है, क्लोवर लीफ वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। इसके कारण tRNA प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। जो क्लोवर लीफ मॉडल है वही प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।